हेलो स्टूडेंट, मैं नवनीत वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसा कि हम जनरल एग्रीकल्चर को पढ़ रहे थे तो पहले हमारे कुछ लेक्चर हो चुके हैं 2-3, जिसमें हम एग्रीकल्चर रेवुलेशन और एग्रीकल्चर इंटरनेशनल डे एंड एग्रीकल्चर इंटरनेशनल ईयर की जानकारी पहले से प्राप्त कर चुके हैं और जनरल एग्रीकल्चर के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कृषि संस्थान, कृषि संगठन। तो हमारा पहला संगठन जो है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो इसका मुख्य उद्देश्य था 1 अप्रैल 1900, इसका मुख्य उद्देश्य था इंडिगो बागवान का पुनरुत्थान। जो नील की खेती को था उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना जो जिस समय की गई तो उस समय इसके वायसराय थे लॉर्ड कर्जन और इनकी वाइफ थी लेडी कर्जन। लेडी कर्जन के एक मित्र थे हेनरी फिलिप्स। हेनरी फिलिप्स इनके मित्र थे। जब हेनरी फिलिप्स यूएसए से आए थे तो उनकी लॉर्ड कर्जन ने उन्हें कहा कि चलो तुम्हें भारत की कुछ फेमस चीज़ों को दिखाते हैं। तो उसी को देखते हुए वहाँ पर उस समय जो है हमारा नील विद्रोह चल रहा था, तो उस विद्रोह को देखते हुए उन्होंने हेनरी फिलिप्स ने जो किया कि आपको जो इसको बढ़ाना है तो इसके लिए आपको कुछ नया करना होगा। तो उसके लिए उन्होंने पूसा मतलब इसकी स्थापना IARI की स्थापना की। तो IARI का मतलब जो ये स्थान जो बिहार में था, तो जो कि इसका नाम पूसा कैसे पड़ा, तो जो हेनरी फिलिप्स के द्वारा जो था फाइनेंशियल सपोर्ट जो वित्तीय सहायता थी वो हेनरी फिलिप्स के द्वारा दी गई। और हेनरी फिलिप्स क्योंकि यहाँ यूएसए के निवासी थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के निवासी थे, तो इन्हीं के नाम के अनुसार हेनरी फिलिप्स यानी ये जो था तो ये पहले का है, इसी के नाम पर जो इसका स्थापना पूसा बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसी के इस स्थापना की गई थी। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी स्थापना के बारे में। स्थापना के समय स्थापना के समय इसका नाम ARI यानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, यानी कृषि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसके बाद सन 1911 में इसका नाम IEAR इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पड़ा। उसके बाद सन 1911 के बाद इसका नाम 1919 में IARI। तो यहाँ पर इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश शासन के अनुसार यहाँ पर इंडियन नाम पहले नहीं था, तो पहले यहाँ पर जो नाम था हमारा इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी इंपीरियल का जो था इंपीरियल का अर्थ था शाही, यानी शाही एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसके बाद सन 1934 में एर्थक्वेक यानी भूकंप आ जाने के कारण, सन 1934 में भूकंप आ जाने के कारण इसकी बिल्डिंग जो हमारी थी तो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी थी। जब बिल्डिंग ध्वस्त हो जाने के कारण इसको सन 1935 ईस्वी में स्टेबलाइज कर दिया गया था, यानी स्टेबलाइज कर दिया गया था। वो भी कहाँ पे? पूसा रोड, न्यू दिल्ली। पूसा रोड नई दिल्ली में इसकी स्थापना कर दी गई थी, मतलब स्थापित कर दिया गया था, जो कि पहले पूसा बिहार में था। उसके बाद जो नई दिल्ली में सन हमारा 1935 में पूसा रोड न्यू दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। और सन 1947 में इसमें जो इंपीरियल IARI इंपीरियल को हटाकर इंडियन कर दिया गया था।
क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो जाने के बाद जो ब्रिटिश शब्द था, ब्रिटिश शब्द इंपीरियल को हटाकर इंडियन कर दिया गया। उसके बाद सन 1955 में 1958 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटी जब घोषित कर दिया गया तो यहाँ पे डिग्रियां कराने जाने लगी, जैसे एमएससी, पीएचडी, ये डिग्रियां कराने जाने लगी। नई रिसर्च शोध संस्थान और सारे साथ हुए। तो स्थापना के समय इसका नाम ARI एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1911 ईस्वी में इसका नाम जो नाम था IIAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 1919 ईस्वी में इसका नाम बदलकर IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सन 1934 में भूकंप के कारण जो इसकी बिल्डिंग थी वो पूर्णतः रूप से ध्वस्त हो चुकी थी, तो उसको 1935 ईस्वी में स्टेबलाइज मतलब स्थापना कर दी गई थी पूसा रोड नई दिल्ली में। सन 1947 ईस्वी में आज़ादी के बाद हमने इंपीरियल शब्द को हटाकर इंडियन शब्द कर दिया गया, और सन 1958 ईस्वी में से डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया, जहां पर MSc और PhD की डिग्री कराई जाने लगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका पूसा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पूसा आपको पहले बताया गया हमने, पूसा जो है इसके वित्तीय सहायता जो थी हमारी हेनरी फिलिप्स के द्वारा दी गई, और वह USA के निवासी थे। उन्हीं के आधार पर जो है पूसा इसको नाम दिया गया। और इसके देखेंगे प्रथम भारतीय निर्देशक बी विश्वनाथ। जो थे इसके प्रथम भारतीय निर्देशक थे। और इसके बाद हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस यानी शाखाएं। पहली शाखा हमारी जो कि न्यू दिल्ली, और दूसरी हमारी शाखा रांची, और तीसरी हमारी शाखा जो थी धामगी आसम, जो कि 17 मई 2017। प्रथम भारतीय निर्देशक हमारे बी विश्वनाथ। क्यों ब्रांचेस इसकी पहले 3 ब्रांचेस हैं, न्यू दिल्ली में, दूसरी रांची में, और तीसरी जो है धामगी आसम यानी जो 17 मई 2017 को स्थापित की गई थी। अब इसके बाद में हम पहला देख चुके हैं, जैसे हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के बाद। इसके बाद हम देखेंगे ICAR क्या। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना थी, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को। 16 जुलाई इसकी स्थापना जो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसी के आधार पर 16 जुलाई को हम ICAR के डे के रूप में मनाते हैं। इसकी स्थापना के बारे में हम देखेंगे तो सन 1926 उस समय जो हमारे थे लॉर्ड लिनिथगो वासराय थे, लॉर्ड लिनिथगो। सन 1926 ईस्वी में हमारे जो थे लॉर्ड लिनिथगो के रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर के द्वारा सन 1929 ईस्वी में रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन
रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर के द्वारा सन 1929 ईस्वी में रिपोर्ट सबमिट की गई। रिपोर्ट सबमिट की गई सन 1929 ईस्वी में, जिसको सन 19 रिपोर्ट सबमिट की गई, उसके द्वारा जो क्या इसकी आईसीएआर की स्थापना की गई। इस रिपोर्ट में के द्वारा आईसीएआर की स्थापना की गई। इसमें बताया गया कि हमारे भारत में जो है आईसीएआर की स्थापना के बारे में बताया गया और इसकी स्थापना की गई। इसके बाद जो है सन 1946 ईस्वी में, सन 1946 ईस्वी में जोगेंद्र सिंह ने इंपीरियल शब्द को हटाने के निर्णय लिया। इंपीरियल शब्द की जगह पर इंपीरियल की जगह पर इंडियन इंपीरियल शब्द की जगह पर जो था इंडियन शब्द को निर्माण करने का मांग की। इसके सन 1947 में आजादी के बाद, सन 1947 में आजादी के बाद इंडियन शब्द हो गया। यहाँ पर हम याद रखते हैं सन 1946 यानी सन 1946 में जोगिंदर सिंह के द्वारा इंपीरियल शब्द की जगह पर इंडियन शब्द का निर्माण करने की मांग की गई। उसके बाद सन 1947 ईस्वी में इंपीरियल शब्द की जगह पर इंडियन शब्द हो गया। 1947 में इंपीरियल शब्द की जगह पर इंडियन शब्द हो गया। और उसके बाद सन 1963 में M.W. पार्कर की अध्यक्षता M.W. पार्कर की अध्यक्षता में कृषि समीक्षा दल सन 1963 में M.W. पार्कर की अध्यक्षता में कृषि समीक्षा दल का गठन किया गया। और कृषि समीक्षा दल के अनुसार जो था इसको गठन इसके बारे में किया गया। और इसके जो 1965 ईस्वी में प्रथम निर्देशक फर्स्ट डीजी, जो इसके फर्स्ट डीजी थे डॉक्टर बीपी पाल जो इसके फर्स्ट डीजी थे, जो सन 1965 ईस्वी में। और डॉक्टर बीपी पाल को फादर ऑफ रोज भी कहा जाता है। फिर सन 1966 में एंटोनोमस बॉडीज रिकमेंडेड बाय ARI एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार इसको एंटोनोमिक बॉडी यानी संस्थागत निर्णय घोषित कर दिया गया सन 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में संस्थागत निर्णय घोषित कर दिया गया। उसके बाद सन 1972 ईस्वी में गजेंद्र गौडकर कमेटी को सन 1972 में गजेंद्र गौडकर की कमेटी ने जो है रिपोर्ट प्रदर्शित की, कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती होनी चाहिए। उस रिपोर्ट के अनुसार कि इसमें कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती होनी चाहिए। गजेंद्र गौडकर कमेटी के द्वारा बताया गया कि इसमें कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती होनी चाहिए। तो सन 1973 ईस्वी में
DAR, डेयर। डेयर की स्थापना की गई और इसी के समय जो इसी में बताया गया कि मतलब जो इसकी भर्ती करनी चाहिए, और डेयर की स्थापना 1973 में की गई। और इसके जो फर्स्ट डीजी थे, इसके जो प्रेजेंट डीजी हैं नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह जो इसके प्रेजेंट डीजी हैं, और जो फर्स्ट डीजी थे डॉक्टर बीपी पाल, भारत के डॉक्टर बीपी पाल पहले डीजी थे, और नरेंद्र सिंह तोमर जो है इसमें प्रेजेंट डीजी है। डीजी का अर्थ होता है महानिर्देशक। उसके बाद में हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ केवी के। ये डाटा बराबर चेंज होता रहता है। तो इसमें जो टोटल नंबर्स ऑफ केवी की 732 है। इसके बाद जो थे हाईएस्ट केवी के स्टेट जो था, हाईएस्ट केवी के स्टेट हमारा यूपी उत्तर प्रदेश था, जिसमें कुल मिला के 89 केवी के जो हमारे उत्तर प्रदेश में थे। और जो हाईएस्ट केवी के किस जोन में थे, तो हाईएस्ट केवी के जो थे कानपुर जोन में थे। कानपुर जोन में जो हाईएस्ट केवी के थे। इसके बाद में आईसीआर के बाद में हम देखेंगे नाबार्ड। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो था नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल यानी राष्ट्रीय यानी जो नाबार्ड का फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना सन 1997 में शिवरमन कमेटी के अनुसार इसकी स्थापना शिवरामन कमेटी के अनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हमारे थे, तो क्योंकि यह शिवरामन कमेटी के नाम पर थी, तो इसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग था शिवरामन का था, इसीलिए प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर शिवरामन जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में जो इसके हमारे प्रेजेंट में जो है साजी केवी, प्रेजेंट में जो इसके अध्यक्ष हैं साजी केवी जो इसके हैं प्रथम में, जो कि 7 दिसंबर 2022। वर्तमान समय में जो इसके केवी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं वो कि साजी केवी जो 7 दिसंबर 2022 में चयनित किए गए हैं वर्तमान समय में। अब इसके हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में, नाबार्ड के फंक्शंस।
तो नाबार्ड के फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे। तो प्रोडक्शन लोन, मैन्युफैक्चरिंग लोन, मैन्युफैक्चरिंग लोन। इसके नाबार्ड के द्वारा हमारे जो प्रोडक्शन लोन, मैन्युफैक्चरिंग लोन, और इसमें जो नाबार्ड के द्वारा हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म में जैसे हम किसी फसल के उद्देश्य से लेते हैं जब कोई, तो 12 मंथ के लिए, और जब 12 मंथ के लिए, और मीडियम टर्म में जैसे हम किसी कोई उपकरण को खरीदने के लिए लेते हैं तो हमारे जैसे 3 से 5 वर्ष, वो मीडियम टर्म। और जो लॉन्ग टर्म हमारा होता है जब हम किसी ऋण को 5 से 10 साल के लिए लेते हैं, जैसे किसी जमीन को पुराने ऋण को चुकाने के लिए, इस सब के लिए जब लेते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म होता है। तो इसके यह कार्य होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों को सर्वाधिक लोन देता है, ग्रामीण के किसानों को लोन प्रदान करता है। और इसके बाद हम देखेंगे नंबर 4 पे जो हमारा है आरआरबी। नंबर 4 पर हमारा है आरआरबी, रूरल रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, इसकी स्थापना जो थी 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। और इसके जो हेड इसके जो थे एम नरसिम्हा जो थे इसके हेड थे। और इसका जो संगठन था, तो इसमें किसका कितनी फाइनेंशियल दी गई थी, तो उसके तो सेंट्रल स्टेट एंड सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल स्टेट एंड सिंडिकेट बैंक। तो सेंट्रल के द्वारा जो हमारी थी, तो सेंट्रल के द्वारा हमारी 50%, एवं स्टेट के द्वारा 12%, 15% एवं 35% जो हमारे सिंडिकेट बैंक के द्वारा। तो इसमें जो थी जो इसको वित्तीय ऋण दिया आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक को, तो वित्तीय ऋण जो दिया तो सेंट्रल के द्वारा हमारा 50%, एवं स्टेट के द्वारा 15% एवं सिंडिकेट बैंक के द्वारा 35% दिया गया था। और इसका जो पहला बैंक, इसके जो सबसे पहले 5 बैंक ओपन किए गए थे, तो इसके 5 बैंक को ओपन किए गए थे। तो इसका जो पहला बैंक था, फर्स्ट बैंक जो था मुरादाबाद में इसके जो पहले बैंक की स्थापना की गई थी। रीजनल रूरल बैंक के मुरादाबाद में पहले बैंक की स्थापना की गई थी। और इसमें वर्तमान समय में जो है रीजनल रूरल बैंक जो वर्तमान समय में हमारे इनकी संख्या 45 है। यह संख्या बदलती नहीं रहती इनकी, क्योंकि मर्ज की हुई इंदिरा गांधी के द्वारा जो नेशनलाइजेशन किया गया था उनमें इनकी संख्या मर्ज भी की गई थी। तो वर्तमान समय में हमारी जो रीजनल रूरल बैंक की स्थापना है, रीजनल बैंक की संख्या जो है हमारी 45 है, 45 जो है हमारे रीजनल रूरल बैंक की है हमारे। उसके बाद हम नंबर 5 पर देखेंगे। नंबर 5 हमारा जो कि है NDRI, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। 1923 ईस्वी में की गई। और इसका जो पहले नेम था स्थापना के समय, जब स्थापना हुई तो इसका नाम क्या था, तो स्थापना के समय नाम
इंपीरियल इंस्टीट्यूट इंपीरियल इंस्टीट्यूट इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड डेयरी रिसर्च। था स्थापना के समय इसका नाम इंपीरियल, क्योंकि सन 1983 में इसकी स्थापना की गई, तो सन 1983 की स्थापना ब्रिटिश शासन की वजह से इसका नाम जो इंपीरियल था। यानी डेयरी यानी एग्रीकल्चर, कृषि एवं एग्रीकल्चर नहीं है पर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी रिसर्च के जो थे, तो मतलब पशुपालन एवं डेयरी रिसर्च संस्थान के नाम पर इसका नाम था उस टाइम। तो सर और इसका नाम जो था, तो यह भी आज़ादी के बाद सन 1947 में इसका नाम इसका नाम बदलकर NDRI कर दिया गया था पहले, जो कि अब है, और पहले जो है दूसरा, इसका नाम दूसरा था। तो सन 1955 ईस्वी में पहले जो पहले था तो यह बेंगलोर में था। फिर सन 1935 ईस्वी में इसको करनाल हरियाणा 1955 ईस्वी में करनाल हरियाणा में स्टेबलाइज कर दिया गया था। हरियाणा में स्टेबलाइज कर दिया गया था, और सन स्टेबलाइज कर दिया गया तो उसके बाद सन 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। सन 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। यहाँ पे भी MSc और PhD एवं वैज्ञानिक कार्य को किए जाने लगे। उसके बाद नंबर 6 पर हम देखेंगे, नंबर 6 पे हमारा रहेगा FCI फूड कॉर्पोरेशन इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम, इसका हिंदी में नाम होगा भारतीय खाद्य निगम। तो इसकी स्थापना सन 1965 ईस्वी में इसका जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। इसका हेड ऑफिस जो है FCI का, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का, 1965 ईस्वी में स्थापना हुई, और इसका हेड ऑफिस जो है हेडक्वार्टर मतलब न्यू दिल्ली में हुआ। तो इसमें फर्स्ट जिला कार्यालय इसका जो था, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो था इसका, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो था इसका तंजौर तमिलनाडु में इसका फर्स्ट ऑफिस, यानी जो फर्स्ट जिला कार्यालय था इसका तंजौर तमिलनाडु में था। इसके अनुसार FCI के द्वारा गेहूं एवं धान की खरीदारी की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे इसका जो कार्य होता है बफर स्टॉक करना, वर्क जो इसका होता है FCI का बफर स्टॉक करना, मतलब जो खाद्य पदार्थ होता है उसको स्टॉक करता है, या बफर स्टॉक करना। FCI का मेन कार्य जो होता है फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का बफर स्टॉक करना और समय आने पर उसको फिर उपलब्ध कराना, तो FCI का यह मुख्य कार्य होता है। FCI के बाद हम देखेंगे नंबर 7 पर हम देखेंगे CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कोऑपरेशन। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कोऑपरेशन, इसका जो हिंदी में केंद्रीय भंडारण विभाग, इसकी भी स्थापना सन 1957 ईस्वी में, हेडक्वार्टर जो इसका भी
न्यू दिल्ली में। मतलब सेंट्रल वेयर हाउसिंग के अनुसार जो मतलब भंडारण करने के किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकों के अनुसार तकनीकों की जानकारी दी जाती है। और इसके अंतर्गत कैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित करेंगे, इस सब की जानकारी हमारी इसके द्वारा दी जाती है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में न्यू दिल्ली में की गई। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 8 पर। नंबर 8 पर हमारा जो कि है नॉफेड। नंबर 8 पर हमारा नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्ट, नाफेड कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन। नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन। इसका जो फुल फॉर्म होता है नाफेड का, तो इसकी यह भी खरीदारी करता है। इसके द्वारा जो खरीदारी की जाती है तिलहन यानी ऑयल क्रॉप्स की, तिलहन एवं दलहन की जो खरीदारी है, इसी के द्वारा तिलहन एवं दलहन की खरीदारी की जाती है। तिलहन एवं दलहन की खरीदारी हमारे नाफेड के द्वारा की जाती है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा जो यह होती है कृषि सहकारी विपणन की अग्रणी संस्था। अग्रिम संस्था होती है कृषि सहकारी विपणन खरीदारी की, मतलब जो कृषि सहकारी विपणन यानी खरीदारी की जो अग्रिम संस्था होती है वो नाफेड होती है, जिसके द्वारा तिलहन एवं दलहन की खरीदारी की जाती है। जैसे कि हम केवल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 8 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हम आगे अपने लेक्चर में देखते रहेंगे, और उनकी स्थापना के बारे में और उनकी महत्वपूर्ण जानकारी इसके द्वारा जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे छोटे। इसीलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।